वो नाम इमरान प्रताप गढ़ी। ये नाम बहुत कम उम्र में ईश्वर, अल्लाह, खुदा इतनी कम उम्र में बहुत इतनी कामयाबी कम लोगों को अता करता है। कम लोगों को इतनी शोहरत कम लोगों को अता करता है। ऐसे वो तो इज़्ज़त मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा, वो जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, और ये उसको उसका मामला है, वो इसका और उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन छोटी कम उम्र में इमरान प्रताप गढ़ी को आपकी दुआओं ने, आपकी शुभकामनाओं ने और इनके परिवार की, माँ बाप की नेक नियति ने इतनी शोहरत दी और इतना कहिए कि वो अता किया कि हम उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं चाहता हूं कि इमरान प्रताप गढ़ी, अभी ये मुशायरे की इतनी डिमांड है इनकी कि कहिए मत, और जिस मुशायरे में जाते हैं वो मुशायरा उनका हो जाता है। ये वो ताकत है अपने देश में भी, अपने मुल्क में भी, गैर ममालिक में भी, आलमी सतह पर भी। यूट्यूब देखिए, कोई चैनल देखिए, ईटीवी देखिए, ईटीवी उर्दू देखिए, इमरान प्रताप गढ़ी आपको नजर आएंगे। हमसे बेहतर आप जानते हैं। इमरान प्रताप गढ़ी को मैं ज़हमत सुखन दे रहा हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करिए इमरान प्रताप गढ़ी। इमरान प्रताप गढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शंकर भाई का, बड़ी परवाह है इन्हें आपकी। इन्होंने बताया कि आप सुरक्षित हैं क्योंकि आपके शहर के सारे जनप्रतिनिधि यहीं पर हैं। लेकिन ये बात ये कह रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इनका घर तो बिल्कुल नहीं सुरक्षित होगा, क्योंकि सासाराम वाले तो सारे इस समय काम पे ही लगे होंगे। वहाँ कोई मुशायरा हो नहीं रहा होगा और ये यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह भला करे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत सा माहौल है। मुझे हुक्म दिया गया है कि चूँकि हमारे मेहमानान को जाना है तो मैं थोड़ी देर आपके साथ रह लूँ, फिर इंशाल्लाह एक बार फिर से हुक्म दिया जाएगा तो इंशाल्लाह और सुनाऊंगा। बहुत खूबसूरत ये मुशायरा चल रहा है, यहाँ से वहाँ तक जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं सबकी दुआएं मांगता हूँ। तारिक अनवर साहब का हुक्म, मैं आपके बीच में हाजिर। बहुत खूबसूरत सा ये प्रोग्राम, आदरणीय तारकेश्वर जी बैठे हुए हैं, नीरज साहब बैठे हुए हैं, विजय जी बैठे हुए हैं। पढ़ता हूँ, 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। जिन चीज़ों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ, कोशिश करता हूँ कि वहाँ तक आपको पहुँचाऊँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। कोई नाम नहीं लूंगा, बस सलीके से इशारे से बात करने की कोशिश करता हूँ। 60 से ज़्यादा मौतें, उससे पहले आप जेम्स बॉन्ड की तरह तलाश करके अंडर ट्रायल मारे गए 8 लोग, या फिर उससे पहले मिनहाज, या उससे पहले नजीब की तलाश। 4 मिसरे बहुत इशारे में बात करने की कोशिश करता हूं कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम अब नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम अब नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना। अगले मिसरे पे पहुंचे तक एक शख्स की दुआएं मिले। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। क्या सितम अब नया ईजाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब।
और कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते। वाह 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 वाह। कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। बहुत शुक्रिया। बहुत लंबा सा सफर तय करके आपके बीच में आया हूँ। जी जी जी, मैं पढ़ दे रहा हूँ। मैं तो समझ रहा था तारिक भाई की सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, लेकिन आज पता चला कि सप्लीमेंट्री से पास हुए लोग भी हैं जिन्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती, लेकिन उनका हुक्म है। और बिहार में खड़ा हूं तो हुक्म मानना ही है साहब। बिहार बड़ा अनूठा सा शहर है, पूरी दुनिया में इसकी अपनी एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही शोहरत है। मैं सलाम करता हूं और ख़ास तौर से कटिहार को। तारिक अनवर साहब की बहुत तारीफ़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए या प्रिंट मीडिया के ज़रिए हम सब पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे। पहला मौका है कि उनसे मुलाकात हुई और उनकी सादगी और उनकी मोहब्बतों को सलाम। यहाँ जो भी लीडरान बैठे हैं, पहली बार बहुत दिनों बाद ऐसा कोई मुशायरा या कवि सम्मेलन देख रहा हूँ जिसमें तमाम दलों के लोग दलों को छोड़ करके दिलों को जोड़ करके एक साथ बैठे हैं। तो एक बार जोरदार ताली आपकी बजनी चाहिए उनकी मौजूदगी के लिए। और तभी जब शमा रोशन की जा रही थी तो मैं देख रहा था कि सारे नेता मिल करके शमा रोशन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप कटिहार वालों, किशनगंज वालों, पूर्णिया वालों बड़े खुशनसीब लोग हैं कि आपके नेताओं को आग लगाने का सही से हुनर नहीं आता, एक बार में नहीं लगा पाए। ये बहुत बड़ी बात है। आइए हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए तो शमा रोशन करने की बात करिए तो बस्ती रोशन कर देते हैं। ये खूबी है वहां पे, लेकिन आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। बहुत खूबसूरत सा ये मुशायरा चल रहा है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, थोड़ा सा आपको उस तेवर तक लाने की कोशिश करता हूं। बिहार में खड़ा हूं, पिछला चुनाव जो बिहार का रहा है और जो सिंबल यहां गढ़े गए, जो प्रतीक बनाए गए इलेक्शन के दौरान, मैं 4 मिसरे उन प्रतीकों को जोड़ करके पढ़ता हूं साहब। कि दूध ने चाय को हरा डाला। पहुंचिएगा आप उस सिंबल तक। जो लोग पीछे बैठे हैं उन सबसे भी शिरकत चाहता हूं साहब। पीछे भीड़ बहुत है, पता नहीं चल पा रहा है आदमी है या गमले रखे हुए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा दाद देंगे, दुआ देंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। और ऐसे ही रात रात भर बज़ में मुशायरा कमेटी मुशायरा करवाएगी तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ पढ़ता हूं। बस थोड़ा सा आप सबकी और शिरकत हो। अगली सफों में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो बड़े अमीर हैं, कोई काम खुद नहीं करते, नौकरों से करवाते हैं, लेकिन आज उम्मीद करता हूं कि वो दाद खुद ही देंगे, इसके लिए नौकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं पढ़ता हूं साहब कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। एक सिंबल को मैंने मिसरों में ढालने की कोशिश की है। कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला। बहुत शुक्रिया। देखिए ये हम शायरों की जिम्मेदारी है। सामने बैठे हुए सियासत के लोग ये न सोचें कि हम उन्हें निशाना बना रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपके बिहार से एक बहुत बड़े राष्ट्र कवि हुआ करते थे, रामधारी सिंह दिनकर जी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ वो सदन की सीढ़ियों से उतर रहे थे।
एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा, दिनकर जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब उसे हमेशा सहारा देगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बोलें। बहुत कम जगहें बची हैं जहां पर सच सुनने को मिलेगा। इस देश में मीडिया ने भी अपने पक्ष गढ़ लिए हैं, अपनी विचारधाराएं गढ़ ली हैं। ये मंचों के ही लोग हैं। मैं तो बिहार आता हूं तो मुझे बागों में बहार है पूछने का मन करता है। ये रवीश कुमार साहब का बिहार है, इसलिए और इसे सलाम करने का मन करता है। मैं आपके बीच खड़ा हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस इसी तरह सुनते रहें, क्योंकि आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजती रहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छा सुना सकूं। शंकर साहब बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा, और क्या खूबसूरत नाते पाक उन्होंने पढ़ी है। उन्हें मुबारकबाद। आखिरी शेर तो बहुत ही कमाल का था, उन्हें बहुत सारी मुबारकबाद। लेकिन मेरा बैठे बैठे मन हुआ कि मैं 4 मिसरे उनके लिए बतौर दुआया पढ़ूं। वो इतनी सारी दुआ अपने लिए पढ़ रहे थे और आखिर में उन्होंने कहा कि जन्नत देखने की ख्वाहिश नहीं है, बस मदीना देख लूं। उन्हें मुबारकबाद, वो इस देश की कौमी यकजहती को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब उनके लिए बतौर दुआया कि दुश्वारियां जितनी भी हैं आसान बना दे। उनका नाम ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है। दुश्वारियां जितनी भी हैं आसान बना दे, वो देवता है वो तुझे इंसान बना दे। तू देवता है वो तुझे इंसान बना दे। शंकर के लिए दिल से यही है मेरी दुआ, यही है मेरी दुआ। अब एक एक शख्स का हाथ खुले अगले मिसरे पे कि शंकर के लिए दिल से यही है मेरी दुआ। अल्लाह इन्हें साहिब ईमान बना दे। अल्लाह इन्हें साहिब ईमान बना दे। दुश्वारियां जितनी भी हैं आसान बना दे। बहुत शुक्रिया। पीछे हमारे जो तमाम साथी बैठे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग जी, उषा जी ने सबकी तरफ से आमीन कहा है। पश्चिम बंगाल से आती हैं तो मैं समझूंगा कि इस पे ममता जी की आमीन शामिल है, तो उन्हें बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको और जोड़ने की कोशिश करता हूं और जल्दी जल्दी अपना वक्त पूरा करता हूं, क्योंकि हमारे मेहमानान को जाना है। इंशाल्लाह फिर अगले राउंड में वो सारी बातें की जाएंगी जिसके लिए आप मुझे जानते पहचानते हैं। हम जी हाँ, नहीं, मैं इतनी जल्दी जा थोड़ी रहा था। ये तो हमारी आदत है, हम ऐसा बीच में बोलेंगे, उसके बाद आप कुछ उधर से बोलेंगे, ये तो हम शायरों की आदत है, और आदत जल्दी जाती नहीं हो। पिछले दिनों हमारे इलाहाबाद में एक बस कंडक्टर की शादी हुई जो टिकट काटता है, तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीबी से बोला कि बहन जी जरा और सर को 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये जो आदतें हैं वो जल्दी से जाती थोड़े ही हैं, ना मेरी जाएंगी ना आपकी जाएंगी। बस कोशिश की जाएगी कि बस इसी तरह से सिलसिला चलता रहे। बहुत खूबसूरत सा ये मुशायरा चल रहा है। वो पिछले दिनों तारकेश्वर जी यहाँ बैठे हुए, पिछले दिनों एक पुजारी को एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया, तो एक दिन बेचारे ने डरते डरते धीरे से उसके कंधे पे हाथ रख के कहा आई लव यू। तो लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। तो ये जो आदतें हैं वो जल्दी जावा नहीं सकती हैं, ना मेरी जाएंगी ना आपकी। बस आपको मैं कहूंगा कि मैं जा रहा हूं, मुझे भी जाना नहीं है, मैं ये जानता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। और ये बिहार है साहब। वो पिछले दिनों में ढाका गया था मुशायरे में, एक चौधरी साहब के यहाँ हम लोगों के रहने का इंतजाम था, तारिक भाई। जैसे ही हम लोग पहुंचे, चौधरी साहब अंदर से बंदूक लेके निकले, 4 फायर किया उन्होंने हमको देखते ही। हम लोगों की तो रूहें कांप गई। हमने कहा चौधरी साहब ये कौन सा इस्तकबाल है? बोले नहीं, हम तो घर में 4 चाय का ऑर्डर कर रहे थे। ये है बिहार साहब। इस बिहार को सलाम करता हूं और इसकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। इस शहर का आदमी अपने आप में अनूठी शख्सियत रखता है। हम लोग एक बार सफर कर रहे थे साहब, तो हमने देखा कि एक आदमी दिल्ली से ट्रेन में चढ़ा, मुश्किल से बेचारा भागते हुए ट्रेन पकड़ पाया था, तो टिकट नहीं ले पाया, उसको पटना उतरना था।
थोड़ी देर में उसने देखा कि बोगी में सुगबुगाहट हुई, टीटी चढ़ गया। तो उसको लगा बचने का क्या इंतजाम किया जाए। उसने अपने बैग से मुसल्ला निकाला, मुसल्ला बिछा दिया, नीयत बांध ली। उसने सोचा अब नमाज पढ़ूंगा, टीटी टल जाएगा। लेकिन टीटी भी बिहार का साहब, वो भी समझ गया कि बंदा क्यों नमाज पढ़ रहा है। वो भी वहीं पे पलथी मार के बैठ गया। उसने 4-6 रकात खत्म की। टीटी था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस आदमी को गुस्सा आया, उसने जोर से कहा कि मैं नियत करता हूं 100 रकात नमाज पटना तक। अब बोलो क्या करोगे। ये है बिहार साहब, इस बिहार को सलाम करता हूं। ये बहुत ही अनूठा और प्यारा शहर है। एक बार अपने लिए आप जोरदार ताली बजाएं इस शहर की मोहब्बतों के लिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। तारिक भाई, हमारे देश में एक बाबा हैं, दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करते हैं, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उन्होंने हरियाणा में एक भाषण देते हुए एक मीटिंग में कहा कि अगर कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना जय ना बोलने वालों की गर्दनें काट देता। पड़ोस में खड़े उनके पिए ने कहा कि बाबा ये क्या बोल रहे हैं, अगर गर्दनें काट देंगे तो जो अपना तेल और शैंपू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बात बाबा की समझ में आ गई, बाबा चुप हो गए। लेकिन मेरी जिम्मेदारी वहीं से शुरू हुई। मैंने 4 मिसरे कहे, आपको सुनाता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दनें मत काटिए बस ये बता दीजिए, हमारी गर्दनें मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। और पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला, कहां वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे, कहां सब ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला, कहां सब ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला, पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला। आलम ये हो गया है तारिक भाई कि एक घर में दरवाजा खटखटाया गया तो बच्चे ने दरवाजे से झांक के पलट के अपनी मां से कहा कि कोई दाढ़ी वाले बाबा आए हैं। तो मां ने कहा रे रे उनके पैर छुओ, तुम्हारे पिताजी हैं, नोट बदलवाने गए थे, 5 दिन बाद बैंक से लौट पाए, दाढ़ी बढ़ गई है। ये आलम हो गया कि बच्चे अपने बापों को नहीं पहचान रहे, इतनी मुश्किल आ गई है साहब। अच्छा, मजे की बात यह है कि ऊपर से ऐसे ऐसे समझाइश वाले तर्क दिए जा रहे हैं कि आदमी और तप रहा है। लाइन में खड़े थे लोग, एक आदमी बहुत जोर जोर से, मतलब उसके अंदर का गुस्सा घंटों, कई घंटे गुजर गए, 7-8 घंटे, तो वो बार बार कुछ बोलने लगा सरकार के खिलाफ। तो पीछे खड़े किसी शख्स ने उससे कहा कि देश की सीमा पर सैनिक कई कई घंटे -डिग्री टेम्परेचर में खड़ा रह सकता है, आप लाइन में देश हित में नहीं खड़े रह सकते। दमदार आदमी था, गुस्सा आ गया, पलट के उसने 20 मुक्का मारा उसको। उसने कहा अरे आप तो हिंसा पे उतारू हो गए। तो उसने कहा जब सीमा पे खड़ा सैनिक देश हित में गोली खा सकता है तो आप 10-20 लात भी नहीं खा सकते। ये आलम हो गया है साहब। इतनी दुश्वारियां आ रही हैं देश में, बिल्कुल अजीब सा अराजकता का माहौल बना हुआ है। खुदा करे ये सारी दुश्वारियां दूर हों। हम दुआ करेंगे कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को आम आदमी की परेशानियां नजर आना शुरू हों। जो भी मंशा जैसी भी है, जो भी है, हम सब उम्मीद करते हैं और यकीन करते हैं कि अच्छी ही होगी। लेकिन
जो दुश्वारियां हैं उन्हें दूर करने का जल्दी से जल्दी इलाज किया जाए, वरना चीजें मुश्किल होती चली जा रही हैं। आइए मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, सभी से ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला। सियासत के बड़े चेहरे बैठे हैं, मेरे दिल का दर्द है ये, मैंने 4 मिसरों में पिरोता हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय पाकिस्तान जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूते हैं। अच्छा लगता है कि वह हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। वो अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जा करके अपनी मां को याद करके रोते हैं। अच्छा लगता है कि वह हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि उनसे कहा जाए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश में माएं और भी हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप पहुंचिएगा एक शायर, एक कलमकार के दर्द तक तो मेरा साथ दीजिएगा। कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाते हैं, उन्हें अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उन्हें अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। बहुत कुछ सुनाना है, बहुत कुछ सुनाने की सोच के आया हूं, लेकिन एक बहुत जिम्मेदारी भरी नज्म पहले पढ़ना चाहता हूं, जो नज्म इन दिनों मुसलसल सुनी जा रही है। मैं 4-5 दिन में यूट्यूब पे उसे मेरे चैनल पे तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। मैं वो एक नज्म आपको सुनाता हूं, चूंकि एक माँ के आंसुओं का जिक्र आया है, एक माँ के आंसुओं को दर्द में ढाला गया है, तो मैं एक नज्म आपको सुनाता हूं साहब। तारिक भाई, मैं पिछले दिनों JNU गया एक ऐसी माँ से मिलने के लिए जो पिछले 32-33 दिन से एड ब्लॉक पे बैठ करके, कभी जंतर मंतर पे जा करके, कभी इंडिया गेट की सड़कों पर घिसटते हुए जा करके पूरी दिल्ली से, पूरे देश से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सत्ता के शीर्ष के लोगों से यह कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब ला दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, किसी को इशारा नहीं करता हूं, बस एक मां के दिल का दर्द उसके आंसुओं के साथ पिरो करके आपकी अदालत में रखना चाहता हूं। मेरे आंसुओं तक पहुंच सकिएगा तो मेरे साथ सफर करिएगा। मैं पढ़ता हूं साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वाह 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 वाह। मैं मिल के आया तो मैं ये सोच रहा था मुसलसल उस माँ से मिल के लौटने वक्त तक कि अगर उस माँ की जगह मेरी अम्मी होती तो, अगर नजीब की जगह इमरान होता तो, अगर नजीब की जगह कोई राजेश होता तो, अगर नजीब की जगह कोई अनिल होता तो, या नजीब की जगह आप होते और उस माँ की जगह आपकी माँ होती तो, आखिर कौन सा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है, कौन सा मुल्क बनाया जा रहा है। मैं बहुत रोया था उस माँ से मिल करके लौटने के बाद। पूरी नज्म
आंसुओं में भीगी हुई एक नज्म है। मैं आपकी अदालत में रखता हूं, आप पहुंच सकिएगा तो मुझे लगेगा कि मेरे आंसू जाया नहीं हुए हैं। पढ़ता हूं साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये तुम कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब। कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। क्या बात है, क्या बात है। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा। वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई। वही तो है सदियों का आमाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा।
मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब। या मेरी सामने, मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मुसलमान दोस्त बैठे हैं। मैं आपके सामने एक बहुत जिम्मेदारी भरी बात कहना चाहता हूं। यकीनन मुल्क के हालात खराब हैं, यकीनन दौर बुरा है, यकीनन नफरतों ने चारों तरफ सर उठा रखा है, लेकिन आप इस मुगालते में मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। आप इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि आपके लिए सिर्फ मुसलमान बोल रहा है, क्योंकि नजीब के लिए सबसे ज्यादा लाठियां खाने वाला जो शख्स है ना, उस शख्स का नाम मोहित पांडे है और वो जेएनयू का प्रेसिडेंट है। पहचानिए ऐसे चेहरों को जो आपके इर्द गिर्द हैं। मैं सलाम करता हूं जेएनयू के उन तमाम छात्रों को, तमाम छात्राओं को जो मुसलसल लाठियां खाते हुए भी इस लड़ाई को आगे रखे हुए हैं। आपके इर्द गिर्द जो इस तरह के लोग हैं, इन्हें मजबूत करिए, इन्हें ताकत दीजिए। ये जो नफरतों की बातें करने वाले लोग हैं, ये बमुश्किल 10-15% हैं। बाकी 80-85% इस देश का हिंदू भाई आपके साथ, आपकी मोहब्बतों के साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार खड़ा है। उसे पहचानिए, उसे ताकत दीजिए, क्योंकि जरूरत आन पड़ी है। ये दौर बुरा है यकीनन, लेकिन आप ही की जिम्मेदारी है कि आप इसे बेहतर भी करेंगे। आप कितना भी सांप्रदायिकता की बातें करने वाले जो आपके आसपास लोग हैं, वो बावाजे बुलंद बोलें, आवाज ऊंची करके बोलें, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मायूस मत होइए। मायूसी कुफ्र है। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। मुस्कुराइए, आवाज उठाइए, बोलिए। जो वक्त को नहीं पहचानते, वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। बिहार वालों, जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त नहीं पहचान सके शायद, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त को पहचानो, वक्त से आंख मिलाओ। इस तरह की जो भी ताकतें हैं आपके इर्द गिर्द, उन्हें मजबूत करो। आपको याद होगा, इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर जो लोग खड़े थे ना, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे हिंदू भाई थे। पहचानिए ऐसे लोगों को, मजबूत करिए ऐसे लोगों को। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सच में जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया, उसका नाम तीस्ता सीतलवाड़ है और वो कोई मुसलमान नहीं है। पहचानिए ऐसे लोगों को, सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे साहब को, जिन्होंने इस देश को बताया कि नहीं, अगर हम इंसाफ के लिए अच्छे अफसर साबित होने की कोशिश करेंगे तो मजहब उसके आड़े कभी नहीं आएगा। ऐसे चेहरों को पहचानिए, सलाम करिए अरुंधति रॉय को, सलाम करिए संजीव भट्ट साहब को, जिन्होंने अपनी आईपीएस की नौकरी ये कहते हुए ठोकर मार दी कि नौकरी रहे या जाए, लेकिन जो सच है वो मैं दुनिया के सामने बोल के रहूंगा। ऐसे लोगों को पहचानिए और मजबूत करिए। यह दौर बुरा है। यहां तमाम मीडिया के दोस्त खड़े हैं। आज भी छोटे शहरों में पत्रकारिता ने अपने उसूल जिंदा रखे हुए हैं। एलो जर्नलिज्म नहीं आया है, पत्रकारिता उनके अंदर नहीं आई है। वरना दिल्ली, जहां की नुमाइंदगी तारिक साहब करते हैं, ये इस बात को बखूबी समझते हैं कि अपने न्यूज रूम में वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेकर बैठे हुए जो लोग हैं, उनकी विचारधाराएं क्या हैं, उनके उसूल क्या हैं। 100 करोड़ की फिरौती के नाम पर तिहाड़ से लौटे हुए लोग इस देश को ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। इसी बीच चाय आ गई है, चाय वालों से बहुत मोहब्बत से पेश आइए। कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं है। भाई थोड़ी देर बैठ जाइए। बहुत अच्छा, बहुत मोहब्बतें आपकी। अच्छा, उसकी भी बेचारे की जिम्मेदारी है, उसे पूरा करना है। उसकी जिम्मेदारी को भी सलाम। और बिहार के इंसान को कोई जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो उसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बतों के साथ पूरी करता है। साहब, मेरे साथ एक दोस्त सफर कर रहे थे ट्रेन में, तारिक भाई बिहार के थे। वो ऊपर की बर्थ पर बैठ करके हमसे बातचीत कर रहे थे। नीचे 2 लड़कियां बैठ के आपस में बात कर रही थी। शादी की बात चली तो पहली ने कहा, कब शादी कर रही हो? बोले, तलाश रही हूं कोई शौहर मिल जाए। बोले, कैसा शौहर चाहिए? बोले, करोड़पति चाहिए। बोले, करोड़पति नहीं मिला तो? बोले, 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। बोले, 50-50 लाख के 2 नहीं मिले तो क्या करोगी? बोले, 25-25 लाख के 4 कर लूंगी। बोले, 4 नहीं मिले तो? बड़ी लिबरल सी थी वो, उन्होंने कहा 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। ऊपर वाले से बर्दाश्त नहीं हुआ। बिहार का था, कितनी देर बर्दाश्त करता, कूद करके सीधे गोद में आया। बोला, बहन जी जब ये रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी खबर करिएगा, मैं भी लिस्ट में हूं। ये है बिहार। मैं इसे सलाम करता हूं, इसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। लेकिन
इस तेवर को सलाम करते हुए उधर जो लोग सीढ़ियों पे बैठे हैं, मैं उनकी भी शिरकत इन मिसरों में चाहता हूं साहब, वरना अपने एसी रूम में, अपने न्यूज रूम में बैठ करके पत्रकारिता के तमाम उसूलों को बेचने वाले पत्रकार, वो मां जो है वो महज 8 से 10 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री आवास से लेकर के जितने प्रोमिनेंट ऑफिसेज हैं, जितने प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स हैं, जितने प्रोमिनेंट न्यूज चैनल हैं, उन सब के ऑफिसेज से 7-8 किलोमीटर के इर्द गिर्द एक मां तड़प रही है, रो रही है, लेकिन उसके आंसू नजर नहीं आ रहे हैं देश के किसी चैनल को भी। शुक्रिया रवीश कुमार का कि उन्होंने प्राइम टाइम में दिखाया एक दिन उस मामले को। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कितने भी मुद्दे आपके इर्द गिर्द आए, लेकिन जहन मत भटकाइए, सवाल पूछिए सिस्टम से, हुकूमत से, प्रशासन से कि नजीब कहां है, पूछना तो पड़ेगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। अगला सिंबल सही लगे तो आपकी दुआएं मिले मुझे, पहुंचाइएगा इन मिसरों को दिल्ली तक, क्योंकि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, आपकी दुआएं मांगता हूं साहब। ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, सफर करिएगा मेरे साथ इन मिसरों पे, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म इससे पहले भी था साहब, नंगई इससे पहले भी थी, लेकिन ये जो जुल्म और नंगई इन दिनों सड़कों पे उतर आई है, उसका कुछ इलाज सोचिए। देश के तमाम प्रोमिनेंट सियासतदानों से भी गुजारिश है कि यह हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, हिंदुस्तान किसी जहरीले भाषण से नहीं बनता। माफ करे मुझे इस देश की सियासत के तमाम चेहरे, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान किसी तोगड़िया साहब की तकरीर से नहीं बनता है, हिंदुस्तान किसी बुखारी साहब के फतवों से भी नहीं बनता है। हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद मारे गए दहशतगर्दों को, लाशों को दफनाने की बात थी, तो पूरे मुंबई का मुसलमान इकट्ठा होकर के लिखित तौर पे हुकूमत से कहता है कि नहीं, हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहा हूं। हिंदुस्तान तो उससे बनता है। साहब के विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को, गेंद लेकर के जहीर खान दौड़ते हैं। हिंदुस्तान तो उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहा हूं। ये कौन लोग निकल आए हैं नफरतों की बातें करने वाले, जो ये तय कर रहे हैं कि क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, कहां रहना है। कौन लोग हैं जो टिकट लेके घूम रहे हैं कि ट्रेवल एजेंसियां खुली हैं, टिकट लीजिए और पाकिस्तान चले जाइए। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक शेर कहता है साहब कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम,
वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? ऐसे लोगों को ठुकराइए। और ये जिम्मेदारी दोनों वर्गों के लोगों की है। हिंदुस्तान बचाना है तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी आपको साहब। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल। चलिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि ट्रेन और शायद लेट हुई है, इसलिए तारिक साहब ने पीछे से हुक्म जारी किया है कि नहीं अभी आप पढ़ते रहिए। सलाम है इनकी मोहब्बतों को। हालांकि मैं ये नहीं मानूंगा कि ट्रेन लेट हुई है, मैं तो यही मानूंगा कि उनकी मोहब्बतें हैं, वो हमारी मोहब्बत में यहाँ बैठ गए हैं। अगली सफों में बैठे हुए तमाम लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं ताकि मैं एक आध नज़्म और सुना सकूं। अच्छा, बड़े लोगों को शंकर भाई देर तक सुनाने में बड़ा डर लगता है। वो एक मुशायरे में एक शायर ने बहुत लंबी गजल छेड़ दी, सामने शहर का एक बहुत संभ्रांत आदमी बैठा हुआ था, सदमे में मर गया बेचारा। पुलिस थी, पुलिस ने शायर साहब को गिरफ्तार कर लिया, जेल गए, ट्रायल शुरू हुआ, मुकदमा चला। आखिरी बहस पे जब बात आई तो जज साहब ने शायर साहब की तरफ देख के कटघरे में कहा कि शायर साहब, आपकी वजह से शहर का एक जिम्मेदार आदमी मरा है और यह साबित होता है कि आपकी गजल सुन के मरा है। आपने इतनी लंबी सी गजल क्यों सुना दी? आपकी सजा बनती है और आपकी सजा यह है कि आपको सजाए मौत दी जाए। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताइए। तो शायर साहब ने कहा, जज साहब अब सजा तो हो ही गई है, आखिरी ख्वाहिश बस ये है कि जो गजल मैंने वहां सुनाई थी वही मैं आपको सुनाना चाहता हूं साहब। तो मैं वैसे ही एक आध गजल सुनाने से बच रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत वाले लोग, क्या बात है। मैं भी जाना नहीं चाह रहा था, मैं तो अपनी मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था कि आप सुनने के मूड में हैं या नहीं। आप सुनने के मूड में बचे हुए हैं। और ये बहुत, मुझे आज यकीनन, मैं ये बात इनकी तारीफ में नहीं कह रहा हूं, ऐसा बहुत कम होता है कि मुशायरा शुरू होता है, शमा रोशन होती है, बुके वुके भेंट किया जाता है, माला पहनाई जाती है। शंकर साहब आप भी गवाह हैं। जी, जी। जिस सूबे में सबसे ज्यादा मुशायरे होते हैं वहां का हाल यह है कि मिनिस्टर हो या कोई भी हो, वो शमा रोशन करते हैं और 5 मिनट भाषण देकर के अपनी राह लेते हैं। मेरा अपना मानना है साहब कि हम शायर जो हैं वो समाज का आईना है, दर्पण है। साहित्यकार वो साहित्य समाज का दर्पण है। सही बात। और दर्पण के सामने, आईने के सामने वही सियासतदान बैठने की हिम्मत कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो, जिसके दामन में दाग ना हो। अगर ये लोग बैठे हैं तो इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं दामन साफ सुथरा बचा हुआ है। मैं मुबारकबाद दूंगा। नहीं, इस बात पर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुराहट बड़ी मतलब खतरनाक सी है। बिहार वालों ऐसा मत करिए भाई। नहीं, आपने कहा ना कि बचा हुआ है, नहीं बचा तो हुआ ही है। अच्छा, जब से मैंने बता दिया कि सासाराम में आप नहीं हैं और वहां जनप्रतिनिधि वही हैं, तब से शंकर भाई बचा हुआ है इस पर बहुत जोर दे रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। इधर जो मेरे दोस्त हैं इन सब की भी शिरकत मांगता हूं। मैं एक आध नज्म आपको और सुनाना चाह रहा हूं। आपने पूरी रात कुर्बान करी है और बहुत अच्छा सुना है। जी जी, क्या? अच्छा तारिक भाई, सामने बैठे हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिल्ले इलाही की तरह हुक्म दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायर अनारकली की तरह उनका हुक्म माने। तो उनकी मोहब्बत को भी सलाम। मैं कोशिश करूंगा वो सब भी सुनाऊं जो आप सुनना चाह रहे हैं। मेरा काम ही है, अल्लाह ने मुझे ये हुनर दे रखा है कि मैं आप सबसे मोहब्बतें भी वसूल लूँ, दुआएं भी वसूल लूँ। अल्लाह ने आज तो यहाँ पे शायर बना के खड़ा किया। पिछले दिनों एक मुर्गी पालन केंद्र का अधिकारी बना दिया गया मुझे। जिस दिन से अधिकारी बनाया गया सारी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। ठकार के मैनेजर ने मुझे बुला के कहा, इमरान साहब यही हाल रहा तो नौकरी चली जाएगी। मुझे गुस्सा आया, मैं शाम को दड़बे में पहुंचा। मैंने कहा, सुनो मैडमो, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। अगर कल सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं सबका राम नाम सत्य करवा दूंगा। धमकी दे के लौट आया। सुबह जाके देखा सारे दड़बे में 2-2 अंडे, एक दड़बे में खाली एक अंडा। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसकी मुंडी पकड़ के उठाई। मैंने कहा, क्यों रे तेरी ये हिम्मत, तूने मेरा हुक्म नहीं माना? उसने कहा, इमरान साहब ये तो आपका डर था जो मैंने एक अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। तो हम तो इस तरह की भी कोशिशें कर लेते हैं। बस थोड़ा सा आप जुड़े रहेंगे
तो इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं या फिर जिसके लिए आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। इंशाल्लाह मैं वो सब सुनाऊंगा। बहुत मोहब्बत है। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, अब दुआएं दीजिएगा मुझे। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। 19 सैनिक हमने उरी में खोए हैं, 19 सैनिक। और उसके बाद तब से 4 बारामूला में खोए हमने, एक जिंदा पकड़ा गया। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 29 सैनिकों को लेकर के एक विमान पिछले तकरीबन 3 महीने से लापता है। 29 सैनिकों को लेकर के वायुसेना का विमान लापता है, लेकिन किसी को सुध लेने तक की खबर नहीं है साहब। कोई उस पर चर्चा भी नहीं करना चाह रहा है। सियासत वाकई अपने मकड़जाल में उलझ के रह गई है। हम इन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी शहादत को सलाम करते हुए 4 मिसरे और पढ़ते हैं साहब, और आपसे दुआएं मांगते हैं कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। जुड़िएगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का आपका मूड बना के संजीदा नज़्म सुनाता हूं कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, क्योंकि अगली पंक्ति में बहुत बुजुर्ग लोग भी, डाइस में भी बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ये देश बहुत खूबसूरत है और इसकी मिट्टी में पता नहीं क्या असर है कि फासिस्ट ताकतों को बहुत ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करता है। इस मिट्टी में पता नहीं क्या असर है। सियासत कितने भी तिकड़म कर ले, लेकिन ऊपर एक ताकत बैठी है जो समय समय पर सियासत को बताती है कि नहीं, असली सियासत करना तो हम जानते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। सियासत की लाठी जो भी करे ठीक है, लेकिन कुदरत की लाठी क्या करती है? मेरे 4 मिसरे सुनिएगा साहब। कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। तारिक भाई, मैं चाहता हूं कि ये मिसरे आपके हवाले से पहुंचे वहां तक। मैं पहुंचाना चाहता हूं कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। अब एक हाथ तो कसम देता हूं अगले मिसरे पे। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा।
बाबू भाई की मेहनतों को सलाम, जाहिद साहब, मुन्ना भाई, इन सारे लोगों को बहुत। आखिरी 4 मिसरे उसके बाद एक नज्म सुना के अपनी जगह लेता हूं साहब। यह सच है कि हमारे देश में एक अलग तरह का खूबसूरती का माहौल सा है साहब। एक सूट है वो बिक रहा है तो करोड़ों में बोली जा रही है, लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। हमारे देश का सिस्टम कहां जा रहा है? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। मैं उस व्यापारी से गुफ्तगू करना चाहता हूं जिसने करोड़ों में बोली लगा करके एक सूट खरीदा। मैं इमरान प्रतापगढ़ी पूरी जिम्मेदारी के साथ शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि के नाम पे ये 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, अब दुआएं देना अगर दिल में मोहब्बत हिलोर मारे मुल्क के लिए। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। और बड़ी विनम्रता से मात्र एक छोटी सी अपील कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। अच्छा, यह किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, सियासत की जो तासीर है साहब वो होती ऐसी है। वो एक हिंदुस्तान का नेता तारिक भाई अमेरिका गया तो उसने देखा कि जो उसका अमेरिकी नेता दोस्त है उसका बड़ा बड़ा सा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं। तो उसने कहा यार कैसे बनाया ये सब? उसने कहा आओ समझाता हूं। छत पर ले गया, कहा वो जो सामने नदी बह रही है देख रहे हो? तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा हाँ देख रहा हूं। बोला उस पर जो पुल बना है वो देख रहे हो? तो उसने कहा हाँ देख रहा हूं। बोला बस कुछ नहीं, उसी का 30% से बनवाया है। बात हिंदुस्तानी नेता की समझ में आ गई, लौट के वापस आया। 1 साल बाद जब अमेरिकी नेता हिंदुस्तान आया तो देखता क्या है कि उससे भी बड़ा बंगला, उससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां। तो उसने कहा यार 1 ही साल में कायाकल्प कैसे? उसने कहा आओ समझाता हूं। छत पर ले गया, कहा वो जो सामने नदी बह रही है देख रहे हो? तो हिंदुस्तानी नेता, अमेरिकी नेता ने कहा हाँ देख रहा हूं। कहा उस पर जो पुल बना है वो देख रहे हो? तो अमेरिकी नेता ने कहा यार उस पर तो कोई पुल बना ही नहीं। बोला बस उसी के 100% से बनवाया है साहब। ये कॉन्फिडेंस है सियासत का, इसकी तासीर ही कुछ ऐसी है साहब। मैं इस तासीर को सलाम करता हूं और इस देश के तमाम सियासी चेहरों के लिए सलीके से एक नज्म मैं पढ़ना चाह रहा हूं। मेरी ख्वाहिश है ऊपर कुर्सियों पर खड़े होकर के जो कुछ एक दोस्त डांस कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूं जब मुशारा नहीं होता होगा तो बेचारे कहां डांस करते होंगे। मैं इनकी मौजूदगी को भी सलाम करता हूं। अच्छी बात यह है कि आज माएँ बहनें भाभियां सब इस मुशारे में बैठी हुई हैं, बच्चे भी बैठे हैं, बच्चे बोल रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि उन्हें चुप कराया जाए। हालांकि बच्चों को चुप कराना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप चुप कराने पे आ जाए तो बच्चे क्या है, बच्चों के बाप चुप हो जाते हैं। इसमें कौन सा बड़ा मुश्किल काम है। मैं एक नज्म आपकी अदालत में और रखना चाह रहा हूं, सुनाना चाह रहा हूं, लेकिन पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं। ये जो खूबसूरत सा माहौल है, जो खूबसूरत सा ये आज का जो ताना बाना है, इसके नाम 4 मिसरे के। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके,
चाक है जिगर फिर भी आए हैं। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, बड़ा हुस्न सा बिखरा पड़ा है डाइस पर भी, मेरा मन कर रहा है मैं 4 मिसरे पढ़ दूं शंकर भाई। कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, अब यकीन में जरा सा हरारत पैदा हो तो सुन के बताइएगा। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। हमारे देश के एक बड़े खूबसूरत से चेहरे ने पड़ोसी मुल्क में शादी कर ली, बुरा लगा हमें, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं नौजवान जान जाएंगे कि मैं सानिया मिर्जा की बात कर रहा हूं। बुरा लगा, हम सबको बुरा लगा, मेरे बिहार के कई साथियों को बुरा लगा। उन्होंने कहा कि जब बिहार में तमाम कुंवारे नौजवान बचे हुए हैं तो ऐसे में पड़ोसी मुल्क जाने की क्या जरूरत थी। तब मुझे लगा कि मुझे 4 मिसरे बतौर सुझाव, बतौर सजेशन पढ़ने चाहिए। मैंने 4 मिसरे पढ़े और एक सजेशन दिया उन्हें, अच्छा लगे तो आपके दुआएं मिले। कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, अगले नाम पे चौंके तो मुझे बताइएगा। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। लगता है कि काफिया लगा दिया साहब। नहीं, लगता है कि आपके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। नहीं, ये सच है कि मेरे अनवर साहब ने एक मुशायरे में कहा कि इमरान यहाँ तो ये भी काफिया लग सकता था कि हमारे इमरान से करती। हमने कहा साहब मन तो हमारा भी हुआ था, हमने अम्मी से पूछा, लेकिन उस वक्त जो एक पारंपरिक माँ है हिंदुस्तानी तहजीब वाली माँ, वो क्या जवाब देती है। मैं से 4 मिसरे में पिरोता हूं, माँ ने क्या कहा उस लम्हों में कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं। क्या बात है, क्या बात। माँ का कहना है ये, अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा
उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा मित्र। उबलता लहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा। अगर आप सबकी भी माएँ ऐसा सोचती हो और सोचती हैं, मैं ये जानता हूं, तो इस बार अगले मिसरे पे तालियों का महोत्सव हो, आपके हाथ उठे अगले मिसरे पे। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते एक ऐसी नज्म सुना के जाना चाहता हूं जो मेरी पहचान की नज्म है, या जिसने मुझे इमरान बनाया। इंशाल्लाह उसके बाद फिर आखिर में जो आप कहेंगे मैं सब सुनाऊंगा। एक ऐसी नज्म जिसने मुझे इमरान बनाया। तारिक भाई, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा। मदरसों में पढ़ाई का मेरा कोई सिलसिला नहीं। उर्दू लिटरेचर को भी एकेडमिक तौर पे कहीं पढ़ने का कोई मौका नहीं आया, क्योंकि हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट था मैं, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। लेकिन अल्लाह ने मुझ जैसे एक बच्चे से मदरसों पर एक नज्म कहलवाई जो पूरी दुनिया में मेरी पहचान का सबब बनी। मैं चाह रहा हूं कि मौका अच्छा है, तारिक भाई बैठे हैं, फिर पता नहीं कब नसीब हो, सियासत के लोग हैं, जल्दी नसीब कहां हुआ करते हैं। आज हो गए हैं तो मैं चाह रहा हूं कि मौके का फायदा उठाया जाए और एक ऐसी नज्म सुनाई जाए जो मेरे दिल के बहुत करीब है। पिछले 15-20 साल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया कि मदरसे ऐसे, मदरसे वैसे, मदरसों में ये, मदरसों में वो। मैं बहुत जिम्मेदारी भरी, बड़ी मासूमियत के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ एक सफाई की नज्म आप सबकी अदालत में रखना चाहता हूं। नेपोलियन ने कभी कहा था कि एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। ये इस जुमले को कुछ लोगों ने इतना इस्तेमाल किया, इतनी बार कहा कि दुनिया ने मान लिया कि नहीं, मदरसों में पढ़ाई गलत होती है, मदरसों में गलत शिक्षा दी जाती है। मैं एक नज्म पढ़ता हूं साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। आज हर रोज की उम्मीद में थोड़ी सी कम भीड़ के सामने खड़ा हूं, लेकिन ये बिहार है, ये देश की दशा और दिशा तय करता है। आप भले ही मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि एक शख्स लाखों की तादाद वाला है। तो आप सब थोड़ा सा जुड़ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। पूरे मुल्क ने पलकों पे बिठा के इस नज्म को सुना है साहब। इस नज्म ने ऐसी गुमनाम सी शोहरत दी कि मैं ट्रेनों में सफर करता रहता हूं, मुझी को मेरा पड़ोसी MP3 में सुनवा के कहता है कि शायरी का शौक है तो कभी इस शायर को सुनना, साला बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उन लम्हों में लगता है कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दी। ये उसका करम, ये उसकी नवाजिशें हैं। मैं पढ़ता हूं साहब और सब थोड़ा सा जुड़ जाएं। पढ़ता हूं साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक आम नागरिक, एक आम जिम्मेदार शहरी, संविधान में, कानून में आस्था रखने वाला शायद इससे सलीके से अपनी बात कह भी नहीं सकता। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। एक एक मिसरे पे मुहर लगाते चलिएगा, वरना मैं कमजोर पड़ूंगा, मुझे ऐसा लगेगा। यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 57 से 47 तक
इमरान के ये मिसरे लागू होते हैं साहब कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। मैं पढ़ता हूं साहब ये मिसरे के चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। तमाम पढ़े लिखे लोग मेरी आंखों के सामने हैं। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। यह कुव्वत, यह ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है साहब। और तो और मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं कि बेटी आईसीयू में भर्ती रहती है, नन्ही सी फूल जैसी बेटी आईसीयू में भर्ती रहती है, और मैदान पर मोहम्मद शमी कहता है कि नहीं, जब तक हम हिंदुस्तान को जितवा नहीं लेंगे अपनी बीमार बेटी को देखने नहीं जाएंगे। ये इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है साहब। मैं एक बंद पढ़ता हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। मेरे पत्रकार दोस्त नोट करें, मैं 3 नाम गिना रहा हूं कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। जाहिद साहब ने बड़ी मेहनतें की इस मुशायरे के लिए, बाबू भाई ने, मुन्ना भाई ने और जावेद साहब ने, इन सब की मोहब्बतों को सलाम। मैं कभी कभी सोचता हूं, मुझे खुशी हो रही कि आज एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरी आंखों के सामने है, सियासत के भी चेहरे हैं, तमाम शहर के जिम्मेदारान भी हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, कभी कभी अब सोच करके रोना भी आता है कि हम आखिर कितने सबूत दें, आखिर कितने सबूत दें। हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गईं, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद शमी और जहीर खान बन गए, हमारे हाथ में साइंस पकड़ाया गया तो हम देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए, हमारे हाथ में म्यूजिक थमाया गया तो हम इस देश को ऑस्कर दिलवाने वाले ए.आर. रहमान हो गए। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी हो गए हों, बट इट्स ए ब्लैक। जिस तरह की स्पेक्ट्रम होता है, इंद्रधनुष होता है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, उसके इर्द गिर्द काला रंग भी होता है।
ये हमारी जिंदगियों का ब्लैक रंग है, काला रंग है। मैं हुकूमतों से, सिस्टम से, प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि हमारी जिंदगियों के जो खूबसूरत रंग हैं हमें उनसे पहचानिए। हम मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं, वादा करते हैं एक कदम आगे नजर आएंगे, कुर्बानियां देने में भी, मोहब्बतें निभाने में भी। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साफ। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम दरख्त इस बात के गवाह हैं, पेड़ आज भी शंकर भाई इस बात के गवाह हैं कि जिन पे एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी हैं अंग्रेजों ने, और यह कहा कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक आवाम के दिल में डर ना बैठ जाए, क्रांति और इंकलाब का भूत ना उतर जाए। डॉक्टर AP भटनागर बाकायदा अपनी किताब में इसका उल्लेख करते हैं। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगला मिसरा पुकारता है आपके ईमान को। डाइस पे भी बैठे हुए दोस्तों से चाहता हूं, वहां से लेकर के वहां तक जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोला उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगले मिसरे पे कोई हाथ खामोश रहा तो मैं शिकायत करूंगा साहब। एक एक हाथ हवा में उठेगा अगले मिसरे पे, क्योंकि ये बंद मुझे मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। वो अमूमन सुन के मुझसे कहा करती हैं कि इमरान मुझे ये बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूं साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। वाह 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 वाह। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं आखिरी बंद पढ़ के 4-5 मिनट और मांगूंगा अपने मेहमानों का, फिर इंशाल्लाह जब डाइस मेरा मुझे पढ़ाएगा मैं फिर इंशाल्लाह आखिर में वादा कर रहा हूं आप सब नहीं जाएंगे, हमारे मेहमानों को जाना रहेगा। आप सब रुकेंगे तो इंशाल्लाह जब तक आप चाहेंगे मैं आपको सुनाऊंगा। मैं आखिरी बंद कहता हूं साहब, बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा हुआ, ये मिलता है वो मिलता है। मैं बताता हूं क्या मिलता है। इस सदी का सबसे बड़ा सच बोलता है आपका भाई, आपका बेटा। पढ़ता हूं साहब क्या मिलता है वहां पर कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई के फैला है। आमीन कहिएगा। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से। जाते जाते अपनी पसंद की एक नज्म सुना के जाऊं। जाहिद साहब इधर ही देखिए, आप नेता आदमी हैं, जब भी माइक माला देख लेते हैं मतलब मूड में आ जाते हैं साहब। अच्छा, इन्होंने लगाया भी मेरे पीछे जाहिद भाई को, बाबू भाई को, रात के 2-2 बजे तारिक भाई फोन करके, इमरान भाई कब आ रहे हैं, कितने बजे की फ्लाइट से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने कहा भाई बख्श दो, मैं आ रहा हूं, तारिक भाई ने हुक्म दे दिया है तो कोई कैसे टाल सकता है। उनका बुलावा मतलब मलकुल मौत का बुलावा कोई टाल सकता ही नहीं साहब। तो उनका हुक्म था मैं आपके बीच हाजिर। लेकिन ये बिहार है साहब, ये 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर जानता है साहब, इसे आता है। बिजनेस कोई सीखना चाहे तो बिहारियों से सीखे साहब। सलाम है बिहार वालों आपको, इससे ज्यादा तारीफ आपकी मैं क्या करूं। वो 3
दोस्त, एक बिहार का, एक उत्तर प्रदेश का, एक दिल्ली का सफर कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, मैं उनके सामने बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं साहब कि 3 दोस्त सफर कर रहे थे, दिल्ली वाले, यूपी वाले और बिहार वाले। बहस छिड़ गई आपस में कि इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए हम मस्ती से जिंदगी जीते हैं, पैसे खर्च करते हैं, ये वह साबित करो। दिल्ली वाले ने कहा हम साबित करेंगे। उसने 500 की नोट निकाली, मोड़ करके सिगरेट बनाया, जला के पीने लगा। कहा देखो लम्हा भर में हम 500 रुपए के सिगरेट पी जाते हैं। दोनों पलट के यूपी वाले की तरफ देखने लगे। यूपी वाले को पता नहीं कहां से बड़ी मशक्कत से लाइन में लग करके 4-5 दिन बाद 2000 की नोट मिली थी। उसने 2000 की नोट निकाली, मोड़ के उसको सिगरेट बनाया। कहा समझ लो कि मतलब खून पसीना इसमें भरा हुआ है, ये मैं जला के सिगरेट पी रहा हूं, देखो हम लम्हा भर में 2000 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। अब पलट के दोनों बिहार वाले की तरफ देखने लगे कि बेटा अब 2000 से तो बड़ी नोट भी नहीं होती, अब क्या करोगे। लेकिन बिहार बिहार है साहब, सलाम बिहार को। बिहार वाले ने एक लम्हा सोचा, फिर अपनी ब्रीफकेस खोली, चेकबुक निकाला, उस पे भरा 5 लाख, उसको मोड़ के जला के सिगरेट पीने लगा साहब। उसने कहा ये है बिहार और ये है बिहार का तेवर। तो सलाम है इस बिहार को साहब। मैं पूरी जिम्मेदारी से, बस मैं मुशायरा कमेटी को बहुत मुबारकबाद। बड़ी मेहनतें, एक मुशायरा करने का मतलब है बेटी की शादी करने जितना मुश्किल काम करना। ये जो डाइस पे बैठे लोग हैं, इन्होंने बड़ी मेहनतों से, मशक्कतों से ये शाम सजाई है। मैं चाहता हूं कि सामने बैठे हुए लोग, अब तक आपने शायरों के लिए दाद दी है, नाजिम के लिए दाद दी है, लेकिन एक बार पूरी मुशायरा कमेटी के लिए आप ताली बजाएं, क्योंकि इनकी मेहनतें यकीनन सलाम करने लायक हैं। मैं इन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि ये मुशायरा मुसलसल साल दर साल इसी तरह होता रहे। शंकर भाई इसकी निजामत करते रहें, हम तो आएंगे ही इंशाल्लाह, ये तय है। आइए मैं आखिर में एक नज्म पढ़ के, 4-5 मिनट की एक नज्म पढ़ के, जो भी मेरे सामने बैठे हुए लोग जो जाना चाहते हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 3-4-5 मिनट का वक्त और दें। और इतने वक्त जा करके कोई फायदा भी नहीं है, जा करके घर पे डर ही है कि मतलब सोती हुई शेरनी को जगाएं या शौहर को जगाएं तो मतलब डांट ही खाना पड़ जाए। इससे बेहतर है कि यहीं बैठे रहें। अच्छा, कई लोग दूसरों की स्कूटर पे बैठ के आए, सोच रहे हैं जब तक वो ना जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं। तो कुछ लोग तो मजबूरन है, कुछ लोग मोहब्बतन है। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ साहब, थोड़ी देर आपकी संजीदगी मांगता हूँ। शंकर भाई, जी। दुनिया के कोने में तारिक भाई एक मुल्क है जहां स्कूलों पे बम बरसते हैं, जहां अस्पतालों पे बम बरसते हैं। दुनिया, संयुक्त राष्ट्र संघ उसे मुल्क मानने तक को तैयार नहीं है। आप गूगल पे उस मुल्क का नाम टाइप करेंगे तो मासूम मासूम बच्चों की लाशें नजर आएंगी, खून नजर आएगा। मुझे कभी कभी लगता है वो मुल्क अगर बोल पाता, वो मुल्क अगर माइक पर खड़ा होकर के अपना दर्द गा पाता तो शायद यूं गाता। मैं एक नज्म सुनाता हूं, आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं बल्कि फलस्तीन खड़ा हुआ है। मैं नज्म सुनाता हूं, एक बार आप सबकी ताली के साथ मैं ये नज्म शुरू करना चाहता हूं। पढ़ता हूं साहब, थोड़ा सा ईको बढ़ा देना बेटा, ईको थोड़ा बढ़ा। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ।
ये जो लहू लहू मंजर है, ये जो खून खून मंजर है, दुनिया चुप है। हद तो यह है महमूद साहब के 64 जो मुमालिक हैं जो ये कहते हैं कि हम एक रसूल और एक अल्लाह की मानने वाले हैं, उनके चेहरों की खामोशियां तो और मायूस करती हैं। इस बीच उम्मीद की एक किरण नजर आई है। मैं सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को, सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को। और सैल्यूट करने की वजह बता रहा हूं साहब कि पिछले दिनों जब इस दुनिया के सुपर पावर कंट्री का सुपर पावर प्रेसिडेंट रियाद जाता है, प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए किंग सलमान साहब उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे खड़े रहते हैं ओबामा साहब को रिसीव करने के लिए। ओबामा साहब उतरते हैं, किंग सलमान साहब उन्हें लेके चलने को होते हैं हैंडशेक करने के बाद कि एकाएक वही लम्हा होता है जब अजान गूंजती है, अजान का वक्त हो चुका होता है। सलाम किंग सलमान साहब को दुनिया की सुपर पावर से उन्होंने कहा कि ओबामा साहब आप ठहरिए, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है, पहले नमाज पढ़ूंगा उसके बाद आपको लेकर के चलूंगा। मैं सैल्यूट करूंगा। कुछ ऐसी ही हिम्मत दिखाने की जरूरत है दुनिया के तमाम मुल्कों को, जो छोटे छोटे मुल्क हैं, जो जिस तरह से सुपर पावर चाह रही है उस तरह से लड़ रहे हैं। ये समझना पड़ेगा साहब। मैं बंद पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए। आदरणीय तारकेश्वर जी, विजय भाई, नीरज जी, इन सब के लिए मैं इसे एक्सप्लेन करूं कि इस्लामिक हिस्ट्री में एक वाकया है कि मस्जिद अक्सा जिसे कहा जाता है, बैतुल मुकद्दस, उसे फतेह किया तो उस वक्त के विपक्षी लोगों ने कहा कि हम चाबी सौंपेंगे तो वक्त के बादशाह को। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त के बादशाह थे, अमीरुल मोमिनीन थे। पैगाम भिजवाया गया कि यहूदी चाबी सौंपेंगे तो आपको। उमर फारूक साहब अपने एक नौकर को लेकर के, अपने खादिम को लेकर के ऊंट पर निकल पड़े। कपड़ों में 72 पैबंद लगे थे वक्त के बादशाह के कपड़ों में। तसव्वुर करिएगा कि कैसे लोग हुआ करते थे। 72 पैबंद थे कपड़ों में। जब वो चल पड़े, थोड़ी देर नकेल पकड़ के खादिम चलता रहा, आप ऊंट पर थे। एकाएक उनको याद आया, उन्होंने खादिम से कहा कि ऐसे बहुत लंबा सफर है, तुम थक जाओगे, ये गलत होगा, ये नाइंसाफी होगी। ऐसा करते हैं, एक वक्त तय कर लेते हैं कि इतने किलोमीटर मैं ऊंट पर बैठ के चलूंगा और इतने किलोमीटर तुम ऊंट पर बैठ के चलोगे। दोनों लोगों के बीच में तय हो जाता है, बादशाह और नौकर के बीच में। और जब वहां पहुंचना होता है तो बारी अमीरुल मोमिनीन की नकेल पकड़ने की होती है, यानी कि वक्त के बादशाह की। नौकर कहता है कि नहीं साहब, अब तो पहुंचना है लोगों के सामने, अब तो मैं नकेल पकड़ के चलता हूं। उन्होंने कहा नहीं, इंसाफ इंसाफ होता है। नौकर ऊंट पर बैठा हुआ था, वक्त का बादशाह नकेल पकड़ करके कपड़ों में 72 पैबंद के साथ जब पहुंचता है फलस्तीन। ये वो मंजर है जिसे मैंने पिरोने की कोशिश की है। मैं पढ़ता हूं साहब के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। पूरी जिम्मेदारी से आज ये बात कह रहा हूं, मौका बहुत अच्छा है। बता दिया गया, दुनिया ने सिंबल गढ़ दिया कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, इस्लाम नाहक खून बहाता है। कटिहार में खड़ा होकर मैं ये बात कह रहा हूं दोस्तों कि नहीं, इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई रिश्ता नहीं है। अरे जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी तक बहाने की इजाजत न दे, वो खून बहाने की इजाजत भला कैसे दे सकता है?
और ये जो सिंबल बन गए हैं, ये जो इस्लाम का चेहरा बन गए हैं, वो इस्लाम का चेहरा नहीं है। मैं आपसे भी अपील करता हूं, ऐसे लोगों को ठुकराइए, ऐसे लोगों के खिलाफ बोलिए। ये इस्लाम का चेहरा नहीं है। ये जो कत्ल कर रहे हैं मासूमों का, ये इस्लाम का चेहरा नहीं हो सकते। क्योंकि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके मासूमों का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। आप सबको बोलना पड़ेगा इसके खिलाफ। आज वक्त बुरा है, मुश्किल है, तो आपकी बोलने की जिम्मेदारियां भी हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, ये नज्म पूरी करता हूं। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक। जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में हक की सदाएं लिए, जर्रे जर्रे में हक की सदाएं लिए। खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ आपकी दुआओं से दामन भर के। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ साहब, कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो आपकी दुआएं जाएं उन बच्चों तक जो अपना मुल्क बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। जाते जाते बस इतना कह के जा रहा हूँ। कभी कभी मेरे शायर दोस्त मुझसे कहते हैं कि इमरान कैसे महसूस कर लेते हो इस दर्द को, कैसे गा लेते हो। मुसलसल 20 दिन के सफर के बाद कभी घर लौटता हूं तो अम्मी बालों में तेल लगाते वक्त कहती हैं कि बेटा कैसे महसूस कर लेते हो इस दर्द को। शंकर भाई, जब मैं मुशायरों की दुनिया में आया था 6-7 साल पहले, तो मेरे बड़े बुजुर्ग शायर दोस्त कहते थे, इमरान जो तुम ये पढ़ते हो इसे अदब में जगह नहीं मिलेगी,
जो तुम पढ़ते हो तुम्हारे मरने के बाद इसे किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा। तब न जाने क्या दुआओं का असर था आपकी, या पता नहीं कौन सा कॉन्फिडेंस था कि मैं आपकी दुआओं के भरोसे उनसे कह देता था कि मैं ये जानता हूं कि शायद मैं मरने के बाद किताबों में न पढ़ाया जाऊं, लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं ये जानता हूं कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। शायद वो मेरी कोशिश थी, ये मेरे दिल का दर्द था, या ये मेरा यकीन था। यही वजह है कि महज 29 साल की उम्र में, महज 29 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश की हुकूमत सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड यश भारती मेरे दामन में डाल देती है। ये आपकी दुआओं का असर था, आपकी मोहब्बतों का असर था। जिस अवार्ड को पाने के लिए लोग 55 और 60 साल के बाद ख्वाब देखना शुरू करते हैं, वो महज 29 साल की उम्र में मेरे दामन में है। मैं आखिरी बंद 4 मिसरे इस नज्म से अलग भी, इस नज्म से जुड़े हुए भी पढ़ के अपनी जगह लेता हूं साहब। के चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, बस आपसे इतना कह के जा रहा हूं। डॉक्टर राम प्रकाश माथुर जी, उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, बैठे हुए। मैं आपसे बस इतना कह के जा रहा हूं मेरे हमउम्र दोस्तों, किसी मुशायरे का मकसद ये नहीं कि आपने ताली बजाई, तफरी हो गई और सुबह चाय की दुकानों पे बैठ के आपने तबसरा कर लिया और आपने ये मान लिया कि मुशायरा बहुत कामयाब हो गया। मैं आज आपसे एक बात कह के जाता हूं, विदा लेता हूं। मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो मेरी नई नस्लों मुझसे एक वादा भी करिए। ये सच है कि दुनिया का कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। अगर सिस्टम से तकलीफ है, सिस्टम तुम्हारे साथ जुल्म कर रहा है, मीडिया तुम्हारी खबरें नहीं दिखाता, तो बाहर रह करके काम नहीं चलेगा। पढ़ो, पढ़ाई करो और सिस्टम का हिस्सा बन जाओ। जिस दिन खुद सिस्टम का हिस्सा बन जाओगे, सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा। माइक पर खड़े होकर के कोसने से या चौराहों पर खड़े होकर के सिस्टम को गलत साबित कर देने से काम नहीं चलेगा। सोच लो, तुम्हारे नाम का एक सिपाही थाने में आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन करके बैठोगे, जिस दिन आप सुपरिंटेंडेंट, आप पुलिस बन करके बैठोगे, उस दिन आप सिस्टम में मजलूमों पर होने वाले जुल्म को तो रोक सकते हो। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनो, पढ़ाई करो। बिना पढ़ाई के कोई हल नहीं होने वाला है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही भला होगा तुम्हारा। मैं बस आपसे आखिर में इतना कह के जा रहा हूं। आदरणीय, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का नाम कई बार ले चुका हूं, लेकिन मुझे अभी उनका नाम पता चला। ललन साहब, बहुत प्यारा नाम है, हमारी तरफ तो बहुत दुलार से ये नाम लिया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो उनकी मौजूदगी को भी सलाम। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली आप सारे लोग बजा दें। अच्छा, पुलिस के साथ ही या फिर एसपी साहब बैठे हुए, डीएम साहब बैठे हो तो बड़ा अनुशासन में आ जाते हैं साहब। एक दरोगा जी कुएं में गिर गए, डीएम साहब कुएं में गिर गए और अंदर से आवाज लगानी शुरू करी उन्होंने, बचाओ बचाओ। उधर से एक सिपाही गुजरा। अमूमन सिपाही इस तरह के पुण्य और दान के काम करते वरते नहीं है, लेकिन सिपाही साहब को पता नहीं क्या लगा, उन्होंने सोचा कोई अंदर से पुकार रहा है। उन्होंने रस्सी अरेंज करी और नीचे डाला और कहा ठीक है आप जो भी हैं ऊपर आ जाओ। दरोगा साहब किसी तरह रस्सी पकड़ के ऊपर आने के हुए, जब एक हाथ कुआं बचा तो सिपाही ने देखा रही है तो मेरे दरोगा जी हैं। उसे अनुशासन याद आया, डिसिप्लिन। उसने रस्सी छोड़ के कहा जय हिंद सर। दरोगा जी फिर नीचे। यह अनुशासन बहुत मरवाता है साहब। अब सिपाही उधर से जोर से भगा, उसे लगा कि मैंने दरोगा जी को कुएं में फिर से डाल दिया। अंदर से दरोगा जी फिर चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। उधर से एसपी साहब गुजरे, उनके कान में आवाज पड़ी। अमूमन पुलिस के आला अधिकारी
यकीनन बहुत विनम्र होते हैं, दयालु होते हैं। उनके कान में आवाज पड़ी, उन्होंने कहा पता नहीं कौन है। उन्होंने गाड़ी से रस्सी निकलवाई और डाला और कहा भाई जो भी हो पकड़ के ऊपर आ जाओ। दरोगा जी ऊपर आने को लगे। जब इस बार एक हाथ बचा तो दरोगा जी ने देखा, कहा अरे ये तो मेरे एसपी साहब। अनुशासन याद आया, उन्होंने कहा जय हिंद सर। दरोगा जी फिर नीचे। तो ये अनुशासन बहुत मरवाता है साहब। मैं आखिरी मिसरे पढ़ के जाता हूं। चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मेरा दामन भर के विदा करिएगा अगले मिसरे पे। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद